नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संभावित पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज को रिस्टोर करने से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे, चूंकि आज डिस्कस करने वाले आर्टिकल्स कम हैं, तीसरे नंबर पे हम GS पेपर 1 के सोसाइटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्बनाइजेशन। लास्ट में चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले देखो, बेसिक्स की बात करते हैं। आप मुझे यूरोपियन यूनियन के बारे में बताइए, यूरोपियन यूनियन क्या है। काफ़ी सुर्खियों में रहा है हाल ही में, क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से। देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 27 कंट्रीज आते हैं और ये एक सिंगल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह एक्ट करता है, ऑपरेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी 27 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो इन सब ने पावर्स दे दी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी यूरोपियन यूनियन को, कि आप हमारी तरफ से दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। तो यूरोपियन यूनियन मान लीजिए इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, तो एक प्रकार से इंडिया का इन सभी 27 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये सिर्फ समझने के लिए है, टेक्निकलिटीज में आप मत जाइएगा। कहने का मतलब ये है, यूरोपियन यूनियन अपने मेंबर कंट्रीज के लिए एक सिंगल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक की तरह काम करता है। और अगर इसके ओरिजिन को हम ट्रेस करें, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है भारी तबाही हुई थी यूरोप में। आपस में ये जो देश हैं लड़ गए थे, जर्मनी, इटली, जापान, ये एक तरफ, दूसरी तरफ यूके, USA, फ्रांस और USSR भी इनके साथ आया था। वो बात अलग है, बाद में इनमें USA और USSR के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो आपस में लड़ाई के चलते यूरोप में भारी तबाही हुई थी। तो यूरोप के कंट्रीज को लगा, यार हम आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश करें जो कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करे, पीस को इंक्रीज करें। क्योंकि देखो, ट्रेड इंक्रीज होता है तो पीस भी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बोलने को कुछ देश ये बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच इतना ट्रेड है, फिर भी बॉर्डर पर टेंशंस हैं, लेकिन वार देखो अभी भी नहीं हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। USA और चाइना की आप बात कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं USA और चाइना की जो इकोनॉमी है आपस में इतना ज़्यादा इंटरलिंक है कि युद्ध की संभावना इन देशों के बीच काफ़ी कम है, क्योंकि चाइना को यह पता है अगर USA डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमने इतना सारा पैसा जो USA को लोन के दौर पे दे रखा है, वो हमें वापस नहीं मिल पाएगा। USA तबाह होगा तो इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी होगा। यही बात USA को भी पता है, तो इसलिए युद्ध की संभावना कम है, ट्रेड इतना ज़्यादा है दोनों देशों के बीच। तो ये सब कुछ लगा विभिन्न एक्सपर्ट्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, विभिन्न देशों के बीच ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1951 में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये धीरे धीरे स्फीयर्स में भी एक्सपेंड होती रही। मतलब पहले सिर्फ कोल और स्टील के लिए बनी थी, बाद में और एरियाज को अपनाया गया। जैसे 1957 में इसका नाम हो गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। स्टील और कोल के बजाय और सारे एरियाज को लेके भी आपस में एग्रीमेंट साइन हुए। लेकिन देखो, 1993 में ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बदल गई यूरोपियन यूनियन में। उस ट्रीटी का नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये ट्रीटी किससे संबंधित है, यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन से संबंधित है। उसके बाद देखो 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन हुई, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन को मेंबर कंट्रीज ने और भी पावर्स दे दी, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करने की, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग इंक्रीज करने की, या फिर दूसरे सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की। ये पावर्स भी 2009 में मेंबर कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन को दे दी। तो ये ब्रीफ में हमने यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन की बात की। अब बात करते हैं इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की कहानी। देखो, 2007 के बाद से ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं
कि कैसे ना कैसे करके दोनों के बीच, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए या फिर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो जाए। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेके कंसर्न्स हैं यूरोपियन यूनियन को, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके कंसर्न्स हैं इंडिया को। मतलब कुछ इंडिया के कंसर्न्स हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स हैं। जैसे देखो, कुछ एक की हम बात करें, यूरोपियन यूनियन इंडिया के प्रोफेशनल्स की एंट्री को लेके थोड़ा लिबरल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स यूरोपियन यूनियन में जा सके, ऐसा इंडिया चाहता है। लेकिन इस चीज़ को लेके यूरोपियन यूनियन हेजिटेंट है। कुछ लेबर, ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके विवाद हैं, यूरोपियन यूनियन के ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और यूरोपियन यूनियन चाहता है इन कंसर्न्स को इंडिया एड्रेस करे, जबकि इंडिया इनको मानता नहीं है। उसके बाद इंडियाज़ हाई टैरिफ, यूरोपियन यूनियन चाहता है कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, अल्कोहल के लिए, इंडिया अपनी मार्केट को ज़्यादा ओपन करे, टैक्स कम लगाए। लेकिन इंडिया के अपने कंसर्न्स हैं कि अगर हम टैरिफ को कम करते हैं तो आपके सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगेंगे और हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इनकंसिस्टेंट टैक्स रेजिम, यूरोपियन यूनियन की एक शिकायत ये है कि इंडिया में टैक्स पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। खास करके 2012 में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंडिया लेकर आया था, जिसको लेके बाद में वोडाफोन के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। यूरोपियन यूनियन का एक कंसर्न ये भी है, आर्बिट्रेशन कोर्ट जब कुछ फैसला देती हैं इंडिया के अगेंस्ट या फिर इंडिया की कंपनी के अगेंस्ट, तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को फुलफिल करने में काफ़ी देरी होती है, काफ़ी बार तो ठीक से फुलफिल होता भी नहीं है। तो इन कंसर्न्स को लेके विवाद है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच। लेकिन चूंकि देखो, अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह से अलग हो चुका है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया ने इनवाइट किया था अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो एक बार फिर से नए सिरे से नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी यूरोपियन यूनियन के साथ भी कि भैया अब तो हम कर लें। 2007 से कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करने की, अभी तक नहीं हो पाई है, अब तो हम कर लेते हैं। तो ये उम्मीद है। बट राइटर ये कहते हैं कि देखो, यूरोपियन यूनियन में ना अब काफ़ी सारे इश्यूज हैं। यूरोपियन यूनियन में अब पहले जैसी यूनिटी नहीं है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में आपस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे ना यूएसए के, तो उनके कार्यकाल में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। जैसे, और जब देखो कोविड-19 आया 2020 में, तो यूरोपियन यूनियन में यूनिटी की कमी साफ तौर पर देखने को मिली। जब कोविड-19 आया तो कुछ देशों ने, जैसे फ्रांस ने, एकदम से अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो फ्रांस में ना आ सकें। लेकिन उस समय कुछ कंट्रीज़ को ये बुरा लगा था कि मिल के रणनीति तय करते। एकदम से फ्रांस ने अपना अपना हिसाब किताब देखा, और बाद में फ्रांस के बाद कुछ दूसरे देशों ने भी बॉर्डर अपने एकदम से क्लोज कर दिए थे। तो बाकी बचे हुए देशों को लगा, अरे यार वैसे तो यूनिटी की बात करते हो, जब विपदा आई तो आप अपना अपना देखने लग गए। तो कुछ बुरा लगा था बहुत देशों को। उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई, उससे निपटने के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच नेगोशिएशन चल रही थी कि कितने का पैकेज अनाउंस किया जाए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कोविड-19 के पैकेज को जोड़ दिया गया गुड गवर्नेंस से, रूल ऑफ लॉ से, क्योंकि देखो हंगरी और पोलैंड में पिछले कुछ समय में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन काफ़ी खराब हुई है। खास करके रोमानिया और हंगरी में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं कि वहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रही है, सरकार जुडिशरी को दबा रही है। इन देशों में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के काफ़ी आरोप लगे हैं। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया था ना, $2 ट्रिलियन का, यह रिकवरी पैकेज था, इसको जोड़ दिया गया इन सब चीज़ों से, गुड गवर्नेंस से। इसका मतलब देखो ये, अगर आप अपने देश में अच्छे से रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करवाओगे, गुड गवर्नेंस इंश्योर करवाओगे, तब जाके आपको इस पैकेज का सही लाभ मिलेगा, अदरवाइज तब तक नहीं मिलेगा। तो हंगरी और पोलैंड, रोमानिया, ये देश तो चिढ़ गए कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। वो तो मानते नहीं ना कि हमारे देश में जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो फिर विवाद उत्पन्न हो गया, नाराज हो गई ये देश। इसके बाद नेक्स्ट इशू है राइज इन पॉपुलिस्ट मूवमेंट।
देखो पिछले कुछ समय में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में आई हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है जो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट हैं, जो चाहते नहीं कि यूरोपियन यूनियन ज़्यादा स्ट्रोंग हो। और काफ़ी सारी तो राइट विंग की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में आई हैं। हुआ क्या है, जब देखो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा फोकस में आती है ना, तो मेन स्ट्रीम जो लीडर्स होते हैं उन पर भी दबाव बढ़ता है कि वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जाएं, आतंकवाद के ज़्यादा अगेंस्ट जाएं। वो भी मतलब उन पे प्रेशर आता है कि राइट विंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो सपोर्ट बेस है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसी चीज़ को लेके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और डच के प्राइम मिनिस्टर भी, इन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने एंटी सेकुलर इमिग्रेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। तो ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, जर्मनी में भी, चेक रिपब्लिक में, ऑस्ट्रिया में, इन सब कंट्रीज में ये फेनोमेनन देखने को मिला, जो इसे नाम दिया जाता है यूरोस्केप्टिक मूवमेंट। मतलब कि ऐसे लोगों की संख्या इंक्रीज होना जो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ज़्यादा स्ट्रोंग ना हो, यूरोपियन यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स ना हो। कई यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जैसे जर्मनी में, नीदरलैंड में आने वाले कुछ ही समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो यूरोस्केप्टिक हैं, जो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट हैं, वो पार्टीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो पार्टीज ज़्यादा स्ट्रोंग हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन देखो हिचकिचा रहा है। मतलब चाइना और यूएसए के बीच जो रिश्तों में तनाव है, दोनों के बीच साइड लेने में यूरोपियन यूनियन हिचकिचा रहा है, जबकि परंपरागत रूप से यूरोपियन यूनियन यूएसए के ज़्यादा नज़दीक रहा है। लेकिन अब यूएसए का पूरी तरह से साथ लेने में थोड़ा डर है यूरोपियन यूनियन को। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कंक्लूड किया, किसके साथ? चाइना के साथ, बिना यूएसए को कंसल्ट किए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज को लेकर विवाद हैं। जैसे देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन उनकी सिक्योरिटी का कंट्रोल ले, मतलब यूरोपियन यूनियन ज़्यादा कुछ करे मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, इन देशों को यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कैपेबिलिटी को ज़्यादा स्ट्रोंग ना बनाए। मिलिट्री के लिए मतलब अपने डिफेंस के लिए यूरोपियन यूनियन को नाटो और यूएसए पे ही डिपेंड करना चाहिए पहले की तरह। समझ गए? मतलब फ्रांस को तो ये लगता है यूरोपियन यूनियन को अब डिफेंस पर भी फोकस करना चाहिए, बट जर्मनी, नीदरलैंड, इन देशों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, यूरोपियन यूनियन को डिफेंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी को नाटो पे छोड़ देना चाहिए। जर्मनी, नीदरलैंड, इन देशों को ये भी लगता है कि हमें चाइना के साथ एंगेज करते रहना चाहिए। तो इन सब इश्यूज़ को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है वैक्सीन नेशनलिज्म। देखो कोविड-19 के समय यूरोपियन यूनियन में डिफरेंसेस सामने आए, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो लोग पक्षधर हैं ना, उन्होंने बोला कि अब हम उन डिफरेंसेस को दूर कर देंगे। यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए एक साथ वैक्सीन प्रोक्योर करते हैं, और जब वो सब वैक्सीन सभी मेंबर कंट्रीज़ को एक साथ मिलेगी तो उन्हें लगेगा कि हाँ यूरोपियन यूनियन एकजुट है, सभी कंट्रीज़ को वैक्सीन मिल गई है। ऐसा नहीं कि कुछ देशों को पहले मिली, कुछ देशों को बाद में मिली। लेकिन इसे भी सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। यूरोपियन यूनियन का ये जो सेंट्रल वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम था ना, जिसे सोच रही थी यूरोपियन यूनियन की इससे एकजुटता और ज़्यादा इंश्योर होगी, ये प्रोग्राम खतरे में आ गया, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीन यूरोपियन यूनियन को मिल नहीं पा रही हैं। खरीदी तो जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी शेड्यूल्ड डिलीवरी जो है उन वैक्सीन्स की नहीं हो पा रही है। लेकिन जर्मनी जैसे जो पावरफुल देश हैं, अमीर देश हैं यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने देखो पिछले साल ही फाइजर जैसी कंपनीज के साथ सितंबर में पैक्ट साइन कर लिया था वैक्सीन्स की डिलीवरी के लिए। तो सिचुएशन ये आ गई है कि यूरोपियन यूनियन को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और जर्मनी जैसे देश पहले से पैक्ट साइन कर चुके हैं, उनको वैक्सीन की एक्सेस है। तो यही तो है वैक्सीन नेशनलिज्म। जब आप ये इंश्योर करना चाहते हो आपके देश के नागरिकों को वैक्सीन सबसे पहले मिले, जल्दी से जल्दी मिले, और आप पहले से ही एग्रीमेंट साइन कर लेते हो उसकी डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है।
तो एकजुटता बढ़ाने का जो प्लान था कि यूरोपियन यूनियन सबके लिए वैक्सीन प्रोक्योर करेगा, वो सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट नहीं हो सका है। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, अभी यूरोपियन यूनियन काफ़ी सारे इश्यू से सफ़र कर रहा है। वैसे तो यूरोपियन यूनियन में जो डाइवर्सिटी है, इतने सारे मेंबर कंट्रीज हैं, 27 अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, उसी प्रकार की डाइवर्सिटी इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो सिमिलरिटीज़ तो काफ़ी हैं, बट यूरोपियन यूनियन अभी काफ़ी सारे इश्यूज से सफ़र कर रहा है। तो जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, ऐसी संभावना कम दिखती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच संभावित ट्रेड पैक्ट के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में 4G की सर्विसेज को रिस्टोर करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। जम्मू एंड कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, तब देखो 4G सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था। ये 4 अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद से लेके अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में 4G की जो सर्विसेज थी वो सस्पेंड थी। लो स्पीड इंटरनेट को तो एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन 4G की सर्विसेज सस्पेंडेड थी, क्योंकि गवर्नमेंट को डर ये था कि स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ गलत वीडियो शेयर कर सकते हैं, मॉर्फ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब होने का डर था, जिसके चलते सरकार ने 4G की सर्विसेज सस्पेंड की थी जम्मू एंड कश्मीर में। सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं थी। शुरुआत में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, उधमपुर में और गंडरबाल में, ट्रायल बेसिस पर 4G सर्विसेज को रिस्टोर किया था, ताकि एक बार देखा जा सके कि 4G सर्विसेज को रिस्टोर करने से क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रही हैं। उसी के हिसाब से सरकार बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी 4G की सर्विसेज रिस्टोर करना चाहती थी। तो अब देखो 550 दिनों तक जो 4G की सर्विसेज सस्पेंड रही, जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचा। अब जाके सरकार ने रिस्टोर कर दी है 4G की सर्विसेज, तो काफ़ी सारे सेक्शंस को राहत पहुंचेगी। सरकार ने अच्छी चीज़ ये की है, जो प्रीपेड सिम होल्डर्स हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस और ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। सरकार ने ये भी चीज़ इंश्योर की कि ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज इलेक्शंस होने के बाद ही 4G की सर्विसेज को रिस्टोर किया जाए। इसके साथ साथ एजेंसीज अभी भी पूरी सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं कि अगर इंटरनेट का बिल्कुल गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो सूटेबल एक्शन लिया जा सके। तो बाद में देखो इम्पैक्ट की बात की जाती है आर्टिकल में, क्या क्या फ़ायदे होंगे 4G सर्विसेज को रिस्टोर करने से। ये सेक्शन तो देखो आप आसानी से लिख सकते हो। आजकल जीवन के बहुत से कामों में आपको पता है इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट स्थान है। मतलब इंटरनेट आज के समय में जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा मजबूत होगा। बिजनेस, स्टूडेंट्स, हेल्थ सेक्टर की एक्टिविटीज़, मतलब हर एक सेक्टर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा इंटरनेट की सर्विसेज को रिस्टोर करने से। बिजनेस में कैसे फ़ायदा होगा, बहुत सारे जो होटल्स हैं वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे। जोमेटो, स्विगी जैसी एप्लीकेशंस, मतलब और भी ना जाने कितने जो एप्लीकेशंस हैं वो ठीक से उनके ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं चल पा रहे थे, हाई इंटरनेट स्पीड ना अवेलेबल होने की वजह से। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कितने लोगों के बच्चों के मेल आते थे कि जो वीडियोस हैं वो सही ढंग से वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो डाउनलोड हो पाती हैं। हेल्थ सर्विसेज भी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ढंग से अब चल सकेंगी इंटरनेट की सर्विसेज रिस्टोर होने से। कंक्लूजन में देखो यही कहा जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सरकार को सोशल मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए कि एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया का गलत ढंग से इस्तेमाल ना करें, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति भंग हो, वो वायलेंस को भड़काने की कोशिश ना कर सकें, टेररिज्म में इजाफा ना हो। ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट को नज़र रखनी होगी सोशल मीडिया पर।
इसके साथ साथ सरकार को देखो हर एक वो कोशिश करनी चाहिए जिससे जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो और जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन जो है शांत रहे, पूरा रीजन जो है डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। ऐसा इंश्योर करने के लिए सरकार को हर एक कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब आगे देखो अर्बनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अर्बनाइजेशन जिसे आप जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। सबसे पहले आप मतलब बताओ अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है। अर्बनाइजेशन का देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आइजेशन जहां भी आ जाए, आइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो अर्बनाइजेशन का सिंपल मतलब है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन। ये 3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स वर्सेज रूरल एरियाज। जब शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, इसका मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है। या फिर अर्बनाइजेशन रेफर्स टू पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन रेजिडेंसी, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। या फिर अर्बनाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन अर्बन एरियाज। जब अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन। ये तो हमने काइंड ऑफ जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर ली, लेकिन अगर हमें डिफरेंस क्रिएट करना हो, 2 सिटीज़ हैं मान लीजिए ए और बी, आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सी सिटी अर्बन है कौन सी नहीं है, तो आप किन पैरामीटर्स पर मेजर करोगे कि ए सिटी अर्बन है या नहीं है, या फिर बी सिटी अर्बन है या फिर नहीं है। देखो ये पता लगाने के लिए कि कोई सिटी अर्बन है या फिर नहीं है, कोई कॉमन ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया है किसी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट या फिर रूरल सेटलमेंट का दर्जा देने के लिए, लेकिन कुछ कॉमन क्राइटेरिया जिसके बेस पे ये परखा जाता है कोई सेटलमेंट अर्बन है या फिर नहीं है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है, सेटलमेंट में रहने वाले लोग कितने % लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पक्के रोड हैं या फिर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पाइप वाटर है या नहीं है, सीवरेज व्यवस्था, एजुकेशन की प्रेजेंस, हेल्थ सर्विसेज की प्रेजेंस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बेस पे बताया जाता है कि कोई सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट है या फिर नहीं है, मतलब अर्बन एरिया है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक डेफिनेशन की। इंडिया में किसी सेटलमेंट को या फिर किसी एरिया को अर्बन एरिया का स्टेटस देने के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो 1961 में पहली बार डिफाइन किया गया था सेंसस टाउन को। क्राइटेरिया आपके सामने है। 1961 में ये क्राइटेरिया आया था। मिनिमम पॉपुलेशन अगर किसी सेटलमेंट में 5000 से ज़्यादा है, 1 स्क्वायर माइल में 1000 लोग से ज़्यादा रहते हैं और 3/4 से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, और अगर उस सेटलमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से हैं जैसे न्यूली फाउंडेड इंडस्ट्रियल एरिया हो, बड़ी हाउसिंग सेटलमेंट हो, टूरिस्ट इंपॉर्टेंस का कोई प्लेस हो, सिविक एमिनिटीज़ अच्छी हो, तो वो सेटलमेंट कहलाएगा अर्बन एरिया। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखो हमारे देश में सेंसस टाउन्स हैं 3894, यानी हमारे देश में 3894 ऐसे टाउन्स हैं जो इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। तो ये हमने बात की सेंसस टाउन की। अब हम बात करते हैं स्टैचुरी टाउन्स की। देखो वो सभी जगह जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, वो सब जगहें, वो सब सेटलमेंट्स कहलाएंगी स्टैचुरी टाउन्स। ये सब चीज़ें क्या है, नोटिफाइड टाउन्स कमेटी, ये सब हम जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे या फिर अभी तक आपने शायद लक्ष्मीकांत में पढ़ भी लिया होगा। तो देखो कहीं भी किसी भी जगह पे म्यूनसिपैलिटी इस्टाब्लिश होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी बनती है, तो वो जगह कहलाएगी, वो सेटलमेंट कहलाएगा स्टैचुरी टाउन। और 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में 4441 स्टैचुरी टाउन्स हैं। नेक्स्ट देखो अर्बनाइजेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे अर्बन एग्लोमरेशन, आउटग्रोथ, सैटेलाइट टाउन्स, सब सिटी या फिर सबअर्ब्स। आपने इनके बारे में सुना ही होगा कभी ना कभी। एक एक करके इनका हम मीनिंग डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आउटग्रोथ की। आउटग्रोथ का मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई सिटी है, इस सिटी की लिमिट इस प्रकार से है, इस सिटी के पास ही कोई एरिया है, ये मान लीजिए ए सिटी है और ये मान लीजिए बी एरिया है। अब देखो बी जो एरिया है वैसे ए सिटी की लिमिट के बाहर है, लेकिन फिर भी बी एरिया में फैसिलिटीज जो हैं वो अच्छी खासी हैं, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ए सिटी जैसा ही है। समझ गए? वैसे बी का एरिया जो है वो ए सिटी की लिमिट से बाहर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बाकी जो सारी चीजें हैं वो ए सिटी जैसी ही हैं। तो बी जो है क्या है? आउटग्रोथ। बी आउटग्रोथ है ए सिटी की। यहां पे आप ध्यान बस एक बात पे दीजिएगा, बी एरिया ए की ऑफिशियल टेरिटरी से बाहर है, बाउंड्री से बाहर है। अगर देखो बी ए के अंदर होगा तो फिर बी तो ए का पार्ट ही हो जाएगा ना, तो काइंड ऑफ वो तो ए सिटी ही कहलाएगी। इसीलिए ये बात जरूर याद रखिएगा, बी एरिया ए की लिमिट के बाहर है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है जैसा ए में है, तो बी कहलाएगा ए का आउटग्रोथ। इसका एग्जाम्पल है त्रिवेणी नगर नियर इलाहाबाद। त्रिवेणी नगर वैसे इलाहाबाद सिटी में नहीं आता है, इलाहाबाद सिटी के पास है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इलाहाबाद जैसा ही है त्रिवेणी नगर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट टाउन के बारे में। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये दिल्ली सिटी है, दिल्ली के पास ये गाजियाबाद सिटी है, बीच में है हिंडन रिवर। अब देखो बड़ी सिटी दिल्ली है और स्मॉल सिटी है यहाँ पे गाजियाबाद। गाजियाबाद का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली में आना पड़ता है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में गाजियाबाद जो है वो सैटेलाइट है दिल्ली का। तो सैटेलाइट सिटी वो सिटी होती है, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी होती है बड़ी सिटी पर, और बड़ी सिटी की भी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है छोटी सिटी पर। आप इवन गुड़गांव का एग्जांपल ले सकते हो, गुरुग्राम। मान लीजिए ये दिल्ली है और यहाँ पे गुरुग्राम है। गुरुग्राम का आपको पता है कोई इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट नहीं है, गुरुग्राम के लोगों को दिल्ली में आना पड़ता है एयरपोर्ट की सर्विसेज का लुत्फ उठाने के लिए। तो इस केस में गुरुग्राम एक सैटेलाइट सिटी है दिल्ली की। समझ गए सैटेलाइट टाउन का मतलब आप। अब नेक्स्ट है सब सिटी या फिर सबअर्ब। देखो कई सारी सिटीज में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सिटी है दिल्ली, मान लीजिए बीच में जो जगह होती है एकदम सेंटर में, इसे कई बार ये जगह डेवलप हो जाती है एज ए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल दिल्ली में सीपी का एग्जांपल आप ले सकते हो। दिल्ली के बीचों बीच है सीपी, कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में आपको पता है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी सेल और परचेज के लिए। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जीना दुभर हो जाता है, उनके लिए रहने के लिए कंडीशंस अच्छी नहीं रहती। इवन नए लोग जो दिल्ली में रहना चाहते हैं उनका भी आसपास के एरिया में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो सिटी के बिल्कुल आउटर एरियाज में मान लीजिए दिल्ली की लिमिट है, लिमिट के अंदर ही इस जगह पे एकदम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तेजी से, यानी यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ इसलिए रह सकते हैं क्योंकि बीचों बीच जगह काफ़ी महंगी है, कुछ लोग इसलिए भी रह सकते हैं सिटी के अंदर कॉर्नर में, उनको लगता है कि यहाँ पे हवा साफ है और रहने की कंडीशंस अच्छी हैं। तो समझ गए, यानी सिटी के अंदर ही कोने पे एकदम से नई सेटलमेंट्स आ जाती हैं, लोग ज़्यादा रहने लगते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है सब सिटी या फिर सबअर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली में जो द्वारका का इलाका है वो दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे है, और एकदम से बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स वहाँ पे इमर्ज होके आई द्वारका में। तो ये एक एग्जांपल है सब सिटी। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नंबर वालों को, जो हमारा छूट गया है, अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन में क्या है, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाओगे। ये बीचों बीच दिल्ली है, यहाँ पे मान लीजिए गुरुग्राम है, यहाँ पे फरीदाबाद है,
यहाँ पे आप नोएडा मान सकते हो और यहाँ पे मान सकते हो गाजियाबाद है। तो ये एग्लोमरेशन है। एग्लोमरेशन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, टू और मोर फिजिकली क्लोजर टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ। देखो इस केस में क्या है, मान लीजिए दिल्ली है, ये गुरुग्राम है, दोनों के बीच में रूरल एरिया आ जाता है, आउटग्रोथ नहीं है। आउटग्रोथ तब होता दिल्ली के बिल्कुल साथ जो एरिया लगता है दिल्ली की लिमिट से बाहर, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही हो जैसा दिल्ली में है, तो वो आउटग्रोथ होता। लेकिन इस केस में आउटग्रोथ नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली के बीच रूरल एरिया है। दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली के लिमिट के बाहर, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस बाद जाने के बाद गुरुग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक अलग से टाउन है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, देखो जब दो टाउन बिल्कुल नजदीक नजदीक हों, उनके बीच में हो सकता है कि कोई आउटग्रोथ हो सकता है कि कोई आउटग्रोथ ना हो, इन दोनों को मिला के कहा जाएगा अर्बन एग्लोमरेशन। लेकिन दो क्राइटेरियाज का फुलफिल होना जरूरी है। 2001 के सेंसस के अनुसार दोनों टाउन्स में मिनिमम पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और कम से कम एक टाउन स्टैचुरी टाउन होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, दो टाउन नज़दीक नज़दीक हो सकता है बीच में आउटग्रोथ हो या फिर ना हो, लेकिन दो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना जरूरी है। दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और दोनों में से कम एक टाउन स्टैचुरी टाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल यही मान लीजिए दिल्ली NCR। तो ये हमने चारों टाउन्स को डिस्कस किया। अर्बन एग्लोमरेशन क्या है, आउटग्रोथ क्या है, सैटेलाइट टाउन क्या है, सब सिटी क्या है। ये आंकड़े आप याद रखिएगा, 2011 के सेंसस के ये आंकड़े हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार स्टैचुरी टाउन्स है हमारे देश में 4,041, सेंसस टाउन्स है 3,894, अर्बन एग्लोमरेशन है 475, आउटग्रोथ है 981। नेक्स्ट देखो आप कुछ रीजन्स भी जान लीजिए अर्बनाइजेशन के। सबसे पहले है रिलीजियस रीजन। कई जगह देखो, मान लीजिए कोई मूर्ति मिल गई या फिर मूर्ति इमर्ज हो गई, तो वहाँ पर टेम्पल बनवा दिया जाता है, यानी मंदिर बनवा दिया जाता है। लोग आने लगते हैं, मंदिर के आसपास धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ने लगता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और वो जगह, वो सेटलमेंट बड़ा टाउन बन जाता है, यानी अर्बन टाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल बनारस, उज्जैन, मथुरा, अमृतसर, अजमेर, ये सब एग्जांपल्स हैं रिलीजियस टाउन्स के। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक रीजन्स अर्बनाइजेशन का। जैसे देखो टाटा के द्वारा साउथ बिहार में, अब तो वैसे झारखंड में, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार एक ही थे, तो उस समय साउथ बिहार में टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी, टाटा स्टील। जहाँ पे ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, उजाड़ था, लेकिन जैसे ही टिस्को इस्टेब्लिश हुई तो दूसरे स्टेट्स से भी लोग आकर रहने लगे जमशेदपुर में, और जमशेदपुर आज आपको पता है एक बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ा अर्बन एरिया है। तो ये दूसरा रीजन है अर्बनाइजेशन का। तीसरा रीजन है पॉलिटिकल रीजन। जैसे देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आपस में डिवीज़न हुआ, दोनों ने हैदराबाद पर क्लेम किया। डिसाइड ये हुआ आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन एक्ट में कि 10 साल दोनों की राजधानी रहेगी हैदराबाद, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी कोई और होगी। तो उसी के बाद से 2014 में जब से ये एक्ट आया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा अमरावती को डेवलप किया जा रहा है अपनी कैपिटल के तौर पर। तो अमरावती पर पहले कुछ नहीं था, खाली ज़मीन थी, लेकिन अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अमरावती कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी प्रकार की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, और अमरावती आने वाले समय में एक बड़ा अर्बन एरिया बन के उभरेगा। तो ये पॉलिटिकल रीज़न है किसी भी सेटलमेंट का अर्बन एरिया में कन्वर्ट होने का। वैसे देखो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई सेटलमेंट डेवलप होते होते ही डेवलप हो जाए, मतलब माइग्रेशन होके रूरल एरिया से माइग्रेशन बढ़ता जाए और वो सेटलमेंट अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाए। मतलब समझ गए ना, कोई ज़रूरी नहीं कि ये 3 रीजन होंगे तभी कोई सेटलमेंट अर्बन एरिया में डेवलप होगा। नॉर्मल सी
कोई सेटलमेंट थी, आसपास के एरिया में कोई अच्छी सेटलमेंट थी नहीं, और इसलिए रूरल एरिया से लोग आते रहे उस सेटलमेंट में, और धीरे 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 करके वो सेटलमेंट अपने आप अर्बन एरिया में डेवलप हो गया। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।